डियर स्टूडेंट, यह बेसिक ग्रामर सीरीज की 12वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग वर्ब के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेन वर्ब को पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब बेसिकली क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन को परफॉर्म करता है। कहने का सीधा मतलब ये है कि जब कोई भी सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस में काम हो रहा होता है, कोई भी एक्शन हो रहा होता है, तो जो एक्शन बताने वाला जो शब्द होता है उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं, सच वर्ब दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। अब यहाँ पे एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का सीधा मतलब है कि उस सेंटेंस में कोई ना कोई काम हो रहा होगा, कोई ना कोई वहाँ पे वर्क हो रहा होगा। तो उस एक्शन बताने वाला जो शब्द होगा उसको हम मेन वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है गो, लाफ, बाक, किल, बांट और इस तरीके के बहुत सारे मेन वर्ब है, अनगिनत, इनकी संख्या अनलिमिटेड है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मेन वर्ब को समझने के लिए एक और कंसेप्ट है, उसे आप समझ सकते हैं। जैसे जो वर्ब होते हैं ना, उसके फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। तो जो भी मेन वर्ब होगा ना, उसके V1, V2, V3, V4, V5 कहने का मतलब ये 5 जो फॉर्म होंगे वो हर हालत में उनके फॉर्म बनेंगे हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मेन वर्ब होगा ना, ये कंसेप्ट है, अंडरलाइनिंग कंसेप्ट है कि जो भी मेन वर्ब होगा उसका V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म, V4 और V5 फॉर्म मौजूद होगा, यानी वो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो भी वर्ब होगा वो एक्शन बताएगा, तो हम उसको मेन वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए गो वर्ब का, तो इसमें है गो, इसका दूसरा रूप है बेंट, जिसको हम कहते हैं वर्ब का दूसरा रूप, और तीसरा इसका है गोन, और चौथा हो गया गोइंग, और फिर पांचवा गोज। ठीक इसी तरीके से मेन वर्ब यहाँ पे लाफ है, तो लाफ का लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग और लाफ्स। मतलब जो भी मेन वर्ब होगा उसके ये पांचों रूप मौजूद होंगे। ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा बाक, बाक्ड, बाक्ड, बाकिंग और बाक्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब का जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सेंटेंस में यूज करके समझ लेते हैं कि मेन वर्ब आखिरकार होता क्या है। तो पहला सेंटेंस है माई मदर कुक्स फूड। अब मैंने आपको पार्ट 1 में भी ये बातें बताई थी और यहाँ पे भी बताने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, मतलब काम हो रहा है, वो कुक करने का काम हो रहा है, मतलब खाना बनाने का काम। तो यहाँ पे जो एक्शन बताने वाला जो वर्ड है वो है कुक। इस कारण से इसको हम मेन वर्ब कहेंगे। क्लियर? उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है सी ऑफर्ड मी अ रिंग। उसने मुझे एक रिंग ऑफर किया। तो यहाँ पे जो ऑफर है ये एक्शन बता रहा है, मतलब ऑफर करने का काम। तो ये ऑफर्ड जो है ये वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि जो कुक्स है ना, ये वर्ब की 5वीं फॉर्म और यहाँ पे ऑफर्ड वर्ब की दूसरी फॉर्म है। क्लियर? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मेन वर्ब होंगे ना, उनके पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा रूप होंगे। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है सी राइट्स अ लेटर टू हर फादर। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो वह है अपने पिता को पत्र लिखती है। तो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, मतलब जो काम हो रहा है, वो राइट्स बतला रहा है। तो राइट्स हमारा मेन वर्ब होगा और ये वर्ब की 5वीं फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है।
वर्ब की पांचवी फॉर्म को एस या ईएस फॉर्म भी कहते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटेंस है वर्ड बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे कौन एक्शन हो रहा है, फ्लाई करने का एक्शन हो रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सी स्लेप्ट, वह सोई, तो यहाँ पे जो स्लेप्ट है यहाँ पे एक्शन करने का काम ये कर रहा है स्लेप्ट, और ये V2 फॉर्म में है, तो ये हमारा मेन वर्ब होगा। अब यहाँ पे इन सारे के सारे एग्जाम्पल में एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे वर्ब तो कुक्स हुआ, और कुक्स का ऑब्जेक्ट मैं आगे बताऊंगा ये कौन है, फूड है। और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस में जो वर्ब है ऑफर्ड, इसका ऑब्जेक्ट दो है, एक नी है और एक रिंग है। क्लियर। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखला ये रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट के कारण जो बात है ना वो वर्ब को बांट सकते हैं, मतलब दो टाइप में, वो आगे बताऊंगा। चलिए उसे देख ही लेते हैं। तो जो मेन वर्ब है उसके दो टाइप हैं, है ना। पहला जो टाइप है उसका नाम है ट्रांजेटिव वर्ब, और दूसरा टाइप का नाम है इनट्रांजेटिव वर्ब। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ट्रांजेटिव वर्ब होता है उसका पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ से समझिए, ये पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये फ्लाई, अब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस सेंटेंस में इस वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये पहले सेंटेंस में जो कुक्स है उसका ऑब्जेक्ट फूड है ना। तो पहले सेंटेंस में माई मदर कुक्स फूड में फूड ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ड्स फ्लाई में जो कि 4 नंबर का सेंटेंस है इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप को बोलते हैं ट्रांजेटिव वर्ब, और दूसरा टाइप होता है इनट्रांजेटिव वर्ब। तो जो ट्रांजेटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिनके पास कम से कम एक ऑब्जेक्ट होता है। कहने का सीधा मतलब कि ऐसे वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है या फिर जिनको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट को लेने के लिए, उसको हम कहते हैं ट्रांजेटिव वर्ब। और ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है या फिर जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है उनको इनट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहला टाइप है ट्रांजेटिव वर्ब, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आप बता सकते हैं, सच वर्ब विच हैज अ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो या लिखा हुआ है ये आपकी संख्या को नहीं बता रहा है, इसका कहने का सीधा मतलब है कि ऐसा वर्ब जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। कहने का मतलब एक भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उस तरह के जो वर्ब होंगे उसको हम ट्रांजेटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही किल्ड अ टाइगर। अब इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन हो रहा है किल, मतलब मारने का एक्शन हो रहा है, और किसको, एक टाइगर को। तो अब यहाँ पे देखिए जो टाइगर है ना यही ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली आप वर्ब से प्रश्न पूछिएगा। जब भी आपको ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो आप वर्ब से व्हाट और whom लगाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब हिंदी में आप पूछ सकते हैं क्या या फिर किसे। जैसे देखिए इस सेंटेंस में ही किल्ड अ टाइगर, अब यहाँ पे जो किल है ना इससे प्रश्न पूछिए क्या मारा या फिर किसे मारा, तो टाइगर को मारा, जवाब आया ना टाइगर। तो ये जो टाइगर होगा यही ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो एक्शन है, जो मेन वर्ब है किल्ड, इसका ऑब्जेक्ट है कौन, अ टाइगर। तो कितने ऑब्जेक्ट हुए, ऑब्जेक्ट हुए ना, इनके पास ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है इनके पास। दूसरा एग्जांपल है लता राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे देखिए लता एक पत्र लिखती है। अब इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो राइट्स करने का, लिखने का एक्शन हो रहा है।
अब यहाँ पे फिर से आप प्रश्न पूछिए। ऐसे तो यहाँ पे क्लियर हमें पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको बड़े बड़े सेंटेंस होंगे उसमें पता करना होगा, या फिर आप बेसिकली ये क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट राइट्स, क्या लिखती है ना। तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा अ लेटर, एक पत्र लिखती है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी इस वर्ब के पास भी ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि किल्ड के पास भी एक ऑब्जेक्ट था और राइट्स के पास भी एक ऑब्जेक्ट था। इस कारण से इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ऐसे वर्ब जिनके पास ऑब्जेक्ट होगा उनको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, अब ये क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है, आप यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे गेव जो है ना, ये एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, यानी जो गेव है ये मेन वर्ब है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन करिए, मतलब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का पता लगाइएगा। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला मी और दूसरा पेन। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट गिव, क्या दिया, तो पेन दिया है, आया ना। और होम गिव, किसे दिया, तो मी को दिया। तो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, यानी कहने का सीधा मतलब इस गिव नाम की मेन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो हमें फर्क नहीं पड़ता, इसके पास ऑब्जेक्ट है, इस कारण से इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब यहाँ पे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरी बात आपको नोट करना है कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम वर्ब से क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम लगाकर, तो जो जवाब आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आपने क्या देखा, पहले सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट था, दूसरे सेंटेंस में भी एक ऑब्जेक्ट था वर्ब का, और तीसरे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब को दो टाइप में बांट दिया गया। पहला टाइप बनाया गया ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास एक ऑब्जेक्ट हो, है ना। आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपने ये पढ़ा होगा, मोनो का मतलब एक होता है ना, और डाई का मतलब दो। तो उन लोगों ने क्या किया कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब बोलने लगा, मतलब एक टाइप होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनके पास एक ऑब्जेक्ट हो उसको हम कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, ही कंपोज्ड अ पोएम। तो इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो कंपोज करने का हो रहा है। तो व्हाट कंपोज्ड, क्या कंपोज किया गया, पोएम को। तो यहाँ पे जो पोएम है ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब इस वर्ब के यानी कंपोज नाम के वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, पोएम। तो कितना ऑब्जेक्ट हुआ, एक ही ऑब्जेक्ट ना, इस कारण से यहाँ पे कंपोज को कहेंगे मोनो ट्रांजिटिव। क्लियर? मतलब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है राधा कुकड फूड। अब इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो कुक करने का, मतलब भोजन बनाने का। तो यहाँ पे जो कुकड है ये एक्शन है, यानी मेन वर्ब है। और व्हाट कुकड, क्या बनाई, तो यहाँ पे आंसर आया फूड। तो फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, इस कारण से कुकड को मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्लियर? तो मोनो का मतलब ही होता है एक, तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनका एक ऑब्जेक्ट हो। अब उसका दूसरा जो टाइप है वो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिसके दो ऑब्जेक्ट हो। किसी सेंटेंस में एक ऐसे मेन वर्ब होगा जिनके पास दो ऑब्जेक्ट होगा, तो उनको हम कहेंगे कि यहाँ पे ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब के जैसे काम कर रहे हैं, या फिर कहेंगे कि ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखिएगा, ही सेंट मी आ मैसेज, उसने मुझे एक मैसेज भेजा। तो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो सेंट करने का हो रहा है। व्हाट सेंट, क्या भेजा, मैसेज। होम सेंट, किसे, मुझे। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गया ना, एक मी और एक मैसेज। तो
तो इस सेंट वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हैं, इस कारण से जो सेंट है ना ये डाई ट्रांजेटिव वर्ब है। क्लियर। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा राधा आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। अब इस सेंटेंस में जो आस्क्ड है ना, ये जो आस्क्ड है ये क्या है, एक्शन है, मतलब मेन वर्ब है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन, यानी दो ऑब्जेक्ट है आस्क वर्ब के। इस कारण से यहाँ पे जो आस्क है, या फिर आप यूं कहें कि जो आस्क है ये डाई ट्रांजेटिव वर्ब है। तो आपने देखा ट्रांजेटिव वर्ब के दो टाइप, एक मोनो ट्रांजेटिव और एक डाई ट्रांजेटिव। और ट्रांजेटिव वर्ब किसको बोलते हैं, ऐसे वर्ब को जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है। और इनट्रांजेटिव वर्ब किसको बोलते हैं, जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं स्लाइड लगाना भूल गया हूँ इनट्रांजेटिव वर्ब का, तो मैं आपको इसी स्लाइड से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। ऐसे वर्ब, ऐसे एक्शन वर्ब जिनके पास एक भी ऑब्जेक्ट ना हो, मतलब जिनके पास ऑब्जेक्ट हो ही ना, उसको हम कहेंगे इनट्रांजेटिव वर्ब। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, सच वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट। तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने स्लाइड नहीं बनाया है तो मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ। तो इनट्रांजेटिव वर्ब लिख के डैश दीजिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट करिएगा, सच वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे वर्ब जिनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो उसको इनट्रांजेटिव वर्ब कहेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था, तो एक दो जगह पे इनट्रांजेटिव था, उसी से समझा देता हूँ कहाँ पे था उसको एक बार। वर्ड्स फ्लाई था ना, वही इनट्रांजेटिव था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनट्रांजेटिव वर्ब कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था वर्ड्स फ्लाई। तो इस सेंटेंस में जो फ्लाई है, और फ्लाई का कोई भी ऑब्जेक्ट है नहीं ना। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करिएगा व्हाट फ्लाई, क्या उड़ता है, या फिर होम फ्लाई, तो इसका जवाब तो नहीं मिलेगा। तो ये सेंटेंस में वर्ड्स फ्लाई में फ्लाई नाम का जो वर्ब है इसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस कारण से इसको हम कहेंगे इनट्रांजेटिव वर्ब। किसको, फ्लाई को। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है सी स्लेप्ट, वह सोई। तो यहाँ पे जो वर्ब है स्लेप्ट, ये एक एक्शन वर्ब है। अब इस एक्शन वर्ब से आप क्वेश्चन करिएगा व्हाट स्लेप्ट, क्या सोई, या फिर हु स्लेप्ट, सॉरी होम स्लेप्ट, किसे सोई। तो यहाँ पे भी आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। कहने का सीधा मतलब कि दूसरा सेंटेंस यानी वर्ड्स फ्लाई और सी स्लेप्ट, लास्ट के दोनों सेंटेंस में जो वर्ब फ्लाई और स्लेप्ट यूज हुए हैं ना, ये दोनों के दोनों इनट्रांजेटिव है, मतलब इनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ट्रांजेटिव वर्ब और इनट्रांजेटिव वर्ब। तो अब आगे चलते हैं, एक वर्ब को और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब है कॉजेटिव वर्ब। तो देखिए कॉजेटिव का सिंपल मतलब है कॉज करने वाला वर्ब। कॉज का मतलब होता है कारण। तो ऐसा वर्ब जो कि काम करवाता हो, मतलब आपने हर एक सेंटेंस में, ज़्यादातर सेंटेंस में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट खुद काम करता है, लेकिन कॉजेटिव वर्ब में क्या होता है कि अपने काम ना कर कर किसी दूसरे से करवाता है। तो इस तरीके के जो वर्ब होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्लियर। अब देखिए कैसे, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेक, हैव और गेट, ये तीनों के तीनों, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में नोट करिएगा। मेक, हैव और गेट ये तीनों कॉजेटिव वर्ब है, रियल कॉजेटिव वर्ब। लेकिन कभी कभी, या फिर आप यूँ कहें कि लेट और हेल्प, ये दोनों भी कॉजेटिव वर्ब की तरह काम करते हैं। इस कारण से इनको भी हम कॉजेटिव वर्ब में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ये 5 तरह के जो वर्ब हैं, या फिर आप कहें 5 वर्ब हैं जो कि कॉजेटिव वर्ब कहलाते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे वर्ब
जो अपने काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाता हो तो उस तरह के वर्ब को कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही मेक्स मी कंप्लीट हीज होमवर्क। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने अपना होमवर्क मुझसे वह अपना होमवर्क मुझसे करवाता है। मतलब जो ये पर्सन है ना, ही, ये खुद काम नहीं करता, होमवर्क खुद नहीं करता, वो मुझसे करवाता है। मेक्स मी कंप्लीट हिज होमवर्क। तो इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो सब्जेक्ट ही खुद ना करके किसी दूसरे से, या फिर आप कहें कि सेंटेंस में मी से करवा रहा है। इस कारण से यहाँ पे जो मेक्स है ना, ये कॉजेटिव वर्ब है। क्लियर। दूसरा सेंटेंस, मतलब इसी सेंटेंस को गेट से अगर बनाएंगे तब कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ही गेट्स मी टू कंप्लीट हिज होमवर्क। वह अपना होमवर्क मुझसे करवाता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि गेट्स, जो गेट्स है ये एक्शन करवा रहा है, तो यहाँ पे गेट्स क्या होगा, कॉजेटिव वर्ब होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब भी आप गेट वाला जो वर्ब है इससे सेंटेंस बनाएंगे ना, तो यहाँ पे 2+V1 आएगा, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, है ना। आगे पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में कॉजेटिव वर्ब समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको इन्फिनेटिव नहीं ना पढ़ाया है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना समझा देता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो कॉजेटिव वर्ब होता है वो काउज, वो काम करवाता है दूसरे पर्सन से। दूसरी बात आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे कॉजेटिव वर्ब हैं, है ना। अब यहाँ पे इतना ध्यान रखना, तीसरी बात, कि जब भी आप गेट से बनाओगे ना तो यहाँ पे 2+V1 आएगा, लेकिन मेक से बनाओगे तो सिर्फ V1 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी मेड द मैकेनिक रिपेयर हर कार। अब कहता है कि उसने अपना कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई या फिर ठीक करवाई। तो यहाँ भी इस सेंटेंस में जो सी है ये खुद ना काम करके किसी दूसरे पर्सन से काम करवाती है ना, करवाई। तो यहाँ पे जो मेड होगा ये कॉजेटिव वर्ब होगा। क्लियर। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी कि कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं, जो कि अपने काम ना करके दूसरे से करवाता है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखने वाली है कि जो टेंस होता है ना, टेंस के अनुसार ये वर्ब के जो रूप होते हैं ये बदलते हैं। तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, क्योंकि टेंस भी तो एक वर्ब का ही अध्ययन है, मतलब वर्ब की स्टडी है, तो उसमें बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मिक्स लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला है, यहाँ पे भी गेट्स लगा है, तो ये टेंस के अनुसार इसके रूप मेक, गेट और हैव, लेट और हेल्प, ये सब के चेंज होगा। जैसे यहाँ पे मेड, तो ये पास्ट में। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर से सुनो। सी मेड द मैकेनिक रिपेयर हर कार का मतलब है कि उसने अपना कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई, तो पास्ट में करवाई ना, तो यहाँ पे मेड लगा है। अगर ये प्रेजेंट में होता तो मेक्स लगता। मैं कह रहा हूँ कि टेंस के अनुसार इसके रूप बदलते हैं। टेंस में डिटेल में देखेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जो मैं आपको बताया। अब वर्ब के एडवांस जो कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे टेंस में, क्योंकि जो टेंस है ना वर्ब के रूप की ही स्टडी होती है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। ऐसे में टेंस इस चैनल पे पूरे डिटेल में लगभग 8 घंटे में पढ़ा चुका हूँ। 8 घंटे का लेक्चर है, 15 पार्ट है, तो आप सर्च करके टेंस बाई बीरबल प्रसाद सर देख सकते हैं। तो जो टेंस होता है ये वर्ब के ही रूप होता है। मतलब टेंस में हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के रूप ही पढ़ते हैं। पूरे के पूरे टेंस में आपको इतना ही पढ़ना होता है कि कहाँ पे V1 लगेगा, V2, V3, V4, V5, तो वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। और कुछ वर्ब के एडवांस जो कंसेप्ट हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको सिंटेक्स कहते हैं, वो भी मैं पूरी एडवांस वीडियो मतलब ग्रामर की इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और फिर से मैं जब एडवांस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। और वर्ब के कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट या फिर आप कहें मिसलेनियस जो बच जाते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन और जेरंड वाले चैप्टर में।
तो ये बिल्कुल बेसिक था जो आपको आना ही चाहिए, और ये सारे बेसिक कंसेप्ट आगे के ग्रामर के चैप्टर में आपको हेल्प करेगा। तो आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।